आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन शब्द आता है तो आपके जहन में क्या बात आ सकता है? इवोल्यूशन मतलब बदलाव, चेंज। और इसके अलावा किसी चीज का सर अपडेट वर्जन, किसी चीज का अपडेट वर्जन। और इसके अलावा और कोई नई बात जिस बच्चे ने बताई है? ने कहा देयर इज ए चेंज। एंड सेकंड वन कहा कोई भी चीज पहले से सुधरा हुआ रूप है। दो बातें इस बच्चे ने कही। इसके अलावा किसी और को कुछ कहना है अबाउट इवोल्यूशन? जब आप इवोल्यूशन की बात करते हैं तो और आपके जहन में क्या क्या चीजें आती हैं? कभी इस बारे में द वर्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को यदि हम देखें तो सबसे अहम बात इवोल्यूशन में ये है कि किसी भी चीज के पीछे जो एबिलिटी छिपी हुई है उसे बाहर निकाल, उसका इरेप्ट होना, वो चाहे किसी भी रूप में, वो इवोल्यूशन कहलाता है। इवोल्यूशन केवल जीवित वस्तुओं का नहीं होता। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन हर एक उस वस्तु का होता है जो अपनी शक्ति को, अपनी पावर को, अपने कैरेक्टर को, अपने गुणों को बाहर निकालने की प्रवृत्ति रखती है। उन हर वस्तु का इवोल्यूशन होगा। यहां पर जब हम इवोल्यूशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यहां पर कंसर्न है इवोल्यूशन का लाइफ से, कंसर्न है इवोल्यूशन का लाइफ के लिए फेयरेबल कंडीशन से, है ना? कि भाई लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ और लाइफ के साथ जो कंडीशंस थी उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये बातें हम पढ़ेंगे इस लेसन में। इस लेसन में इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है और ओरिजिन ऑफ लाइफ है। पहले ओरिजिन होगी लाइफ की, फिर जब लाइफ ओरिजिन हो जाती है तो आफ्टर दैट उसका क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। वो कैसे हुआ हम ये भी जानेंगे कि इवोल्यूशंस के जो एविडेंस हैं जिसे प्रूफ करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ वो क्या क्या। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन क्या है एंड फर्दर वी नो अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी हम इस लेसन में जाने। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी इस लेसन के अंदर। अब बात करते हैं लाइफ। लाइफ क्या है? आपने पढ़ा है लाइफ के बारे में। लाइफ को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते लेकिन कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि भाई लाइफ के ये कैरेक्टर्स होते हैं। और आपने लिविंग और नॉन लिविंग जब पढ़ा था तब आपने उसमें जाना था कि लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। उनमें लोग मूवमेंट होना चाहिए, है उनमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हो या ना हो, हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन होता है लेकिन लाइफ की यहाँ पे इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है क्योंकि जो रिप्रोडक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो जिंदा नहीं रह सकता, वो लाइफ है उसमें।
लेकिन इवॉल्व होने के लिए उसका लगातार बने रहना जरूरी है। ठीक। तो जब हम बात करेंगे लाइफ की, और इस लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई भैया, हाउ लाइफ ओरिजिन ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, तो क्या जानते हैं, आपका पूर्व ज्ञान क्या कहता है इस बारे में, पढ़ा है आपने इस बारे में, कितने बच्चों ने पढ़ा है इस बारे में, बताओ, आ जाओ। किसी ने नहीं पढ़ा, इल्मा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बैठिए जल्दी से। तो भैया इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इसके लिए अलग अलग थ्योरी है। एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या स्पेसिफिक क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टिवाद, हिंदी में से क्या है, स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक क्रिएशन। ज्यादातर लोग थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक क्रिएशन में विश्वास रखते हैं, सामान्य लोग हैं स्पेसिफिक क्रिएशन में विश्वास रखते हैं। ये थ्योरी जो है विभिन्न रिलीजन्स में अलग अलग है, अलग अलग तरीके से जीवन के बारे में बताया है। जैसे बाइबल में कहा गया है कि भैया गॉड ने इस पृथ्वी पर 7 दिन के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और अंतिम दिन में एडम्स और ईव के रूप में मनुष्य को उत्पन्न किया। हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है और मनु और ईड़ा के रूप में सृष्टि उत्पन्न की है। कहने का अभिप्राय ये है मेरा, ये विभिन्न धर्मों के भीतर अलग अलग तरीके से पृथ्वी पर जीवन की जो सृष्टि हुई है उसके बारे में बताया है, बट दे कांट प्रूव बाय इट प्रैक्टिकल, लेकिन वो इसे प्रूव नहीं कर सकते। और साइंस विज्ञान ये कहता है कि जिस चीज को हम प्रूव नहीं कर सकते उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते। तो एज ए साइंटिफिक, समाज नहीं कहा मैंने, समाज में तो इन्हें पूरा सम्मान है इस थ्योरी को अपने अपने धर्मों के अनुसार, लेकिन एज ए साइंटिस्ट, एज ए साइंटिफिक थ्योरी, वो इस थ्योरी को नहीं मानते। फिर क्या माना उन्होंने, इसके बाद दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ क्रिएशन। पहली थी विशिष्ट सृष्टिवाद और दूसरी है जीव जननवाद, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। इसके समर्थक जो थे अरस्तु, वॉन हेलमान जैसे साइंटिस्ट थे, अरस्तु और वॉन हेल। क्या कहा इन्होंने इस थ्योरी को, इन्होंने कहा कि भाई इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो निर्जीव वस्तुओं से स्वतः ही आ जाता है।
निर्जीव वस्तुओं से अपने आप लगातार उत्पन्न होता रहता है। उनके अनुसार गोबर के अंदर मैगेट्स उत्पन्न हो जाते हैं, लार्वे उत्पन्न हो जाते हैं, पानी में मेंढक उत्पन्न हो जाते हैं, और कीचड़ में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े इस तरह से ही उत्पन्न होते हैं, और ये लगातार होते रहते हैं। कि भैया निर्जीव वस्तुओं से अब चीजें उत्पन्न होती हैं। इस संबंध में वान हेलमांट ने तो इसे प्रूव करने के लिए एक कदम और आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने क्या काम किया कि एक शर्ट ली जो पसीने से भीगी हुई, और उसके अंदर कुछ गेहूं रखे, और शर्ट को एक संदूक नुमा बॉक्स के अंदर रख दिया 21 दिनों तक। कितने दिनों तक? आफ्टर 20 days, हाँ, जब उन्होंने उस संदूक को खोला तो उसके अंदर चूहे थे। उसके अंदर क्या थे? चूहे थे, चूहे के बच्चे थे। कहा देखो, हमने तो कहा था, पसीने से भीगी हुई कमीज में गेहूं रखने से जीव आ जाता है। देखो ये चूहे उत्पन्न। अब भाई उन्होंने अपनी बात कही और अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया था, इसलिए उनकी बात को कई लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन इस समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्टों को लग रहा था कि ये फ्रॉड है, इट इज ए फ्रॉड, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, बाय चांस हो गया, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है। उन्होंने भी अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखा, उनके घर चूहा नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कि वहां हेलमार्ट ने जो बक्स लिया हो या जो बर्तन लिया हो उसमें चूहे के लिए एंट्री हो, और चूहा उस एंट्री में से घुसा, उसने कहा भाई या देखो, इवोल्यूशन के लिए दो चीजें हैं, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। फीडिंग एंड ब्रीडिंग, फीड मिले तो ब्रीड होगा। ठीक है, वहां फीड मिल रहा था तो उन्होंने ब्रीडिंग किया, उनके यहाँ नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं यार, ये संभव नहीं है, अब इसे गलत कैसे सिद्ध कर। अब इस थ्योरी का विरोध करने वाले, इस थ्योरी का विरोध करने वाले भी थे। फ्रांसिस्को रेड्डी थे, लैरो स्प्लेंजानी थे, लुई पास्चर थे। कौन कौन थे? फ्रांसिस्को रेड्डी, दूसरे हैं लुई पास्चर, और तीसरे हैं स्प्लेन स्प्लेंजानी। ठीक है, इन लोगों ने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले कमान संभाली, अच्छा ये अलग अलग सदी में थे, एक साथ नहीं थे। सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी थे। कौन थे? फ्रांसिस्को रेड्डी। उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं ही करता हूँ शुरुआत। शुरुआत में उन्होंने ही की। उन्होंने क्या किया, मांस के कुछ टुकड़े लिए, मांस के क्या लिए? टुकड़े, और उन्हें खूब उबाला। और खूब उबाला क्यों भाई? उबालने की क्या जरूरत पड़ी उन्हें? है उसके जर्म्स, जो उसके अंदर पहले से उपस्थित जर्म्स थे वो क्या हो जाए बेटा? मर जाए। और फिर उन्होंने चौड़े मुंह के 3 ट्रांसपेरेंट जार लिए। उन्हें नाम दे दिया 4, ए बी एंड सी। और वो मांस जो उन्होंने उबाले थे टुकड़े, उनमें से तीनों जार में उस मांस को रखते हैं। ठीक, पहले को उन्होंने खुला छोड़ा, दूसरे में उन्होंने सिल्क पेपर
टाइट कपड़ा बांध दिया, और तीसरे में पॉर्चमेंट पेपर बांध, और छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए ऐसे। आफ्टर सम डेज दे सा देयर आर सम मैगेट्स एट एट फ्लाई, मार्च के ऊपर। सेकंड वाली में देखा कुछ फ्लाई जो है ऊपर उड़ रही है, और तीसरे में देखा नो एट, नो मैगेट, नो फ्लाई। फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा कि भाई अगर लाइफ अपने आप निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, तो तीनों में मैंने वही टुकड़ा रखा है जो मैंने एक साथ उबाला, लेकिन उसमें से एक डिब्बक यानी लार्वे और मक्खियां उसी में उत्पन्न हुई जिसमें वो बाहर से आके कांटेक्ट कर सकते, बाहर से आए, उसके ऊपर अंडे दिए, वो लार्वे बने और उनसे बच्चे निकले। यहां पर केवल उसकी स्मेल थी, कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए वो आकर्षित तो होते रहे, लेकिन अंडे देने के लिए उन्हें कांटेक्ट नहीं हो पा। तीसरे में ना स्मेल थी ना कांटेक्ट था, तो कोई फ्लाई वहां पर नहीं आई। अगर निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं तो तीनों में होने चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये बात ये वाली बात गलत है। कुछ लोगों ने कहा हाँ भाई फ्रांसिस्को रेड्डी ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन इनमें से ही जो इस थ्योरी को मानने वाले थे उन्होंने कहा भाई रेड्डी जी रुको, थोड़े दिन रुको, अब इसे और खुला रहने दो। अब वो और खुला रहा, जब कुछ और दिन खुला रहा तो देखा कि इसके अंदर भी और इसके अंदर भी जर्म्स थे, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी क्या थे, सूक्ष्म जीव थे। मैं कहा देखो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये होते हैं, और आप मान नहीं रहे थे, तो देखो मक्खी नहीं आई तो कुछ दूसरे जीव उत्पन्न हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद। अब लेजेरो स्प्लेन जानी का दिमाग घूमा, उसने कहा यार क्या है, कहाँ कमी है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से देखा, अच्छा, फिर उन्हें कमी पता लगी, उन्हें कमी पता, बताओ क्या कमी रही उनके एक्सपेरिमेंट। फ्रांसिस्को रेड्डी ने, स्प्लेन जानी ने इनके एक्सपेरिमेंट में क्या कमी ढूंढी होगी बताओ, जो इनकी थ्योरी फिर वापस आ रही थी, कोई बताएगा इस एक्सपेरिमेंट में क्या कमी छूट गई थी। चलिए, इस एक्सपेरिमेंट में कमी एक छूट गई कि भाई फ्रांसिस्को रेड्डी ने मांस को तो स्टरलाइज कर लिया, लेकिन जिस बर्तन में वो रखे थे वो स्टरलाइज नहीं थे, इन बर्तनों को उन्होंने स्टरलाइज नहीं किया था, इनके अंदर हवा थी, स्टरलाइज हुए नहीं थे, और वायु के अंदर वो जर्म्स पहले से मौजूद थे, तो अंदर चाहे फंगस हो चाहे कोई दूसरे हो, उन्हें उगने में टाइम लगा, तो वो, अब ये बात स्प्लेन जान के समझ में आ गई, उन्होंने कहा ठीक है भाई हम करते हैं। उन्होंने क्या काम किया कि ये हटाओ, एक उन्होंने फ्लास्क लिया, क्या लिया, फ्लास्क, और फ्लास्क के अंदर छोटे छोटे मीट के टुकड़े लिए और उन्हें खूब उबाला। खूब क्या किया, बहुत देर तक पालते रहे, भाप उठती रही यहाँ काफी दिनों तक। एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या काम किया, इसे प्लग से बंद कर दिया, बंद कर दिया ऐसे टाइट, और छोड़ दिया। कई महीने तक ये शोरबा ऐसे ही पड़ा। मैंने कहा भाई देखो, यहाँ
20 दिन बाद जर्म्स आ रहे थे, इसे तो कई महीने हो गए। यहाँ तो कोई जर्म्स नहीं है, यहाँ तो कोई जर्म्स नहीं है। इसलिए चूंकि इसमें नहीं आ रहे, अब मैं इसकी गर्दन तोड़ता। फिर उन्होंने उसकी क्या कर दी, लाश की गर्दन को तोड़ दिया। और जब फ्लास्क की गर्दन को तोड़ा, तो थोड़े दिन बाद ही उस फ्लास्क के अंदर सूक्ष्म जीव आ गए। उन्होंने कहा भाई जब तक हमने इसका कॉन्टेक्ट बाहर से नहीं था, जब तक कोई सूक्ष्म जीव नहीं था, क्योंकि अब हमने गर्दन को तोड़ दिया तो सूक्ष्म जीव आ गए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो आप ही कह रहे हैं ना स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं निर्जीव वस्तुओं से, वो बिल्कुल गलत। आज सही बात यह है कि जब तक कॉन्टेक्ट नहीं होता, जीव उत्पन्न नहीं होता। इनका दिमाग घुमा, इन्होंने कहा भाई इसने क्या एक्टिंग छोड़ दी, इसे देखा है ना। अब इन्हें लगा कि भाई आपकी बात तो बिल्कुल गलत हो गई, तो इसका क्या जवाब। तो उन्होंने देखा कि भाई इसके एक्सपेरिमेंट में क्या चीज है तो उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट में भी एक कमी पकड़ ली। इनके एक्सपेरिमेंट में भी क्या कमी पकड़ ली, एक कमी पकड़ ली। और उस कमी को पकड़ के कहा जी देखो आपने ये कमी छोड़ी थी, इसलिए जीव नहीं आए। बताओ क्या कमी छोड़ी उसने। है सिलाई तो कर लिया बर्तन उन्होंने। बताओ क्या कमी रही होगी जो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। है? पूरा अरे भैया उबाल दिया, फ्लास्क में भी उबाल दिया उसने। मैंने कहा ना फ्लास्क के नीचे यहाँ रख दिया और पूरे को उबाल दिया और भाप निकली यहाँ से पूरी। अब कमी देखिए क्या रही इन्होंने कहा भाई आपने तो इसका गला घोट दिया, इसके अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म कर दी। जीवन होने के लिए ऑक्सीजन तो जरूरी है, जब इन्हें अंदर ऑक्सीजन ही नहीं थी तो जीव भी नहीं आए। अब उन्हें लगा कि भाई हाँ यार कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जो इस बात को हमेशा के लिए क्या कर दे, समाप्त कर दे। तो फिर आए लुई पाश्चर। कौन आए, लुई पाश्चर। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा संशोधित करके किया। उन्होंने अपने फ्लास्क में 3 चीजें ली, एक यीस्ट, एक शुगर एंड थर्ड वाटर। कितनी चीजें ली थी भैया, कौन कौन सी, यीस्ट, शुगर एंड और बेटा उसे लेने के बाद ये जो फ्लास्क है ना, इसकी गर्दन को लंबा करके स्वान नेक, स्वान ऑप्शन हम और इसे खूब उबाल दिया। क्या कर दिया, उबाल दिया भाप उसे। उबालने के बाद इस बर्तन को एज इट इज रख दिया। अब रखने में हुआ क्या बच्चों, देखिए जब ये बर्तन ठंडा हुआ तो ठंडा होने पर यही वेपर जो है यहाँ पे थोड़ी सी पानी के रूप में इकट्ठा हो, तो ये प्लग भी हो गया। ये क्या हो गया, प्लग भी हो गया वाटर से, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर।
ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर, क्योंकि मुंह नहीं बंद किया। ठीक है बेटा। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया ऐसे ही, कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ, कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ। उसने कहा देखो भाई, इसमें ऑक्सीजन भी है, मटेरियल भी है ना, सारी वो चीजें हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। उन्होंने कहा जी नहीं, सब ठीक है, इसमें आ जाएंगे जीव। ठीक है भाई, आ जाएंगे। रखे रखा कोई जीव उसमें नहीं। उन्होंने कहा भाई देखो, इतने दिन हो गए, अब इसमें जीव नहीं आया। कह जी अब मैं जीव पैदा करूं इसमें? हाँ जी कर दो। उन्होंने इसकी गर्दन को तोड़ दिया डायरेक्ट यहाँ से। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट बाहर की एयर का यहाँ अंदर हो गया, कुछ दिनों में जब उत्पन्न हो गए। उन्होंने कहा देखो भाई, सीधी सी बात है, जब तक बाहर से कांटेक्ट नहीं था, कोई जीव इसके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। बाहर से कांटेक्ट हुआ तो इसके अंदर जीव आए। तो लुई पाश्चर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन को हमेशा के लिए समाप्त कर, और क्या कहा? कहा ये कि भाई जीव की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीव से ही होती है, किसी निर्जीव वस्तु से नहीं होती है। लेकिन ये तो वो प्रूफ कर गए कि भैया जीव से ही होती है, लेकिन ये बात वो नहीं बता पाए कि वो जो पहला जीव है वो कैसे आया, क्योंकि हमारी हमारी सर्च तो यही थी कि भैया जीव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर कैसे हुई। ठीक है, ये बात हमने मान ली कि भैया निर्जीव वस्तु से नहीं हुआ, जीव से ही हुई है, बट पहला जीव कैसे आया, ये थ्योरी अभी तक नहीं की नहीं थी। लेकिन इस थ्योरी का महत्व इसलिए है कि इन्होंने कम से कम एक थ्योरी को गलत सीखी। ठीक है, क्लियर हुई है सब बच्चों को बात? अच्छा, एक और थ्योरी आई भाई, कॉस्मोस थ्योरी। कॉस्मोस थ्योरी, इसके जो समर्थक थे एरिनियस होयल। कौन थे? एरिनियस एंड होयल जैसे साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कहां परेशान हो रहे हो, इस पृथ्वी पर जो जीवन है ना, वो अन्य ग्रहों से उड़ के आया। इस पृथ्वी पर जो जीवन आया है वो कहां से आया है? अन्य ग्रहों से आया, अन्य प्लेनेट से आया। इस प्लेनेट से तो आया नहीं, पृथ्वी पे तो उत्पन्न हुआ ही नहीं। और यहाँ पे आके फल, एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया उन्होंने। उन्होंने एक स्लाइड ली, उस पर चिपचिपा पदार्थ लगाया, पतंग के साथ उस स्लाइड को लगाया और पतंग काफी ऊंची उड़ा। उन्होंने कहा देखो भाई, स्लाइड को चेक करो माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में चेक किया, कोई जम्स नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पतंग उतारी, से फिर चेक किया, तो उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स थे। तो उसने कहा भाई हम तो कह रहे हैं, देखो आ रहा है अब भी जीवन उड़ के। तो अब उनकी ये बात जो है सही लगी लोगों को कि भाई हाँ, अन्य ग्रहों से ही आया है जीवन उड़ के। लेकिन कुछ बातें थी जिसको ये थ्योरी पूरा नहीं कर पाया। पहला पॉइंट, कोई ग्रह ऐसे तो है नहीं कि ये एक ग्रह और वो दूसरा ग्रह। कई लाखों किलोमीटर की दूरी पर एक ग्रह दूसरे ग्रह से है, और इतनी दूरी से जीवन अगर आएगा तो सबसे पहले तो इतने ताप के कारण और घर्षण के कारण उसका जीवित रहना संभव नहीं है। नहीं, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कि भैया अगर ये मान भी लिया जाए कि जीवन अन्य ग्रह से है, तो वो अन्य ग्रह पे कैसे है? ठीक है, तो ये थ्योरी भी केवल एंड में चली गई। ठीक है, इसे भी फिर कोई ज्यादा तूल नहीं दिया गया। इतनी सारी बातें होने के बाद कई सदियों तक यही प्रश्न बनता रहा। ऐसे में इनकी रोटियां चलती रही बहुत बढ़िया, स्पेशल क्रिएशन वालों की तो चली रही है हमेशा से। है, उन्हें तो कुछ प्रूफ नहीं करना है, उन्हें तो बस विश्वास दिलाना है, ये चलते ही रहे। फिर उसके बाद
आए एक रशियन साइंटिस्ट ऑपेरेन एंड इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हॉल्डेन। इन्होंने एक थ्योरी थी जिसे हम आज की मॉडर्न थ्योरी मानते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध। ऑपेरिन जो थ्योरी है, ओपेरिन एंड किसने दी थी बेटा? वो थ्योरी किसने दी? ओपेरिन एंड हॉल्डेन, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद। इन्होंने एक बुक लिखी ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन सी बुक लिखी? ओरिजिन ऑफ लाइफ। सभी थ्योरी का नाम भी है? हाँ, नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखी इन्होंने। उसमें अपनी थ्योरी दी केमिकल इवोल्यूशन। क्या है? केमिकल, रासायनिक विकास का सिद्धांत। और अपनी इस थ्योरी में इन्होंने तीन बातें बताई बेसिक। क्या बातें बताई? तीन। नंबर एक, ओरिजिन ऑफ अर्थ। फिर अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए जो आवश्यक कंडीशंस हैं, हाउ दे क्रिएटेड। दूसरी बात ये बताई। तीसरी बात ये बताई कि उन कंडीशंस में लाइफ कैसे आई। ठीक है बेटा? सबसे पहले उन्होंने बताया कि भैया इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इसके लिए उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का सहारा। हाँ, किसका सहारा लिया? बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है भाई? एक महाविस्फोट हुआ और उस विस्फोट के फलस्वरूप इस ब्रह्मांड में कुछ पिंडों के छोटे छोटे टुकड़े जो है इधर उधर बिखर गए। ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस के कारण उनके कुछ समूह बने, कुछ उनकी फैमिलीज बनी। दे आर कॉल्ड गैलेक्सीज। क्या गई है? गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के भीतर भी फिर प्लैनेट्स आए, सोलर सिस्टम आए। बहुत सारी गैलेक्सी हैं। आप जानते हैं हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? किसी बच्चे को पता है? हम इस ब्रह्मांड की, आपको इस ब्रह्मांड में आपको अपना एड्रेस पता है? इस ब्रह्मांड में आपको अपना एड्रेस पता है? हैं? नहीं पता? किसी बच्चे को फुल एड्रेस नहीं पता है? आप बेटा जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे या आकाश गंगा। क्या है? मिल्की वे या आकाश गंगा। ठीक। नंबर टू, आप जिस प्लेनेट, अब उस आकाश गंगा का एक प्लेनेट है और उसका एक महाद्वीप है एशिया, उसका एक कंट्री है इंडिया, उसका एक स्टेट है यूपी, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, और बाकी फिर आपकी कॉलोनी, फिर आपका हाउस नंबर। ठीक है ना? कॉलोनी के बाद मोहल्ला है जो भी कुछ है, या गांव जो भी कुछ है, फिर आपका उसके बाद गली, और या फिर हाउस नंबर। उसके अंदर आपकी जीपीएस लोकेशन है। ठीक है ना? पता है ना आपको? ये जो मोबाइल ऑन करके सोते हो ना तुम रात को, आपकी पोजीशन सब रहती है सरकारों के पास, कौन कहाँ है कहाँ नहीं। पता ना आपको ये बात? कभी जीपीएस खोल के देखना, पता लग जाता है। ये सारी पोजीशन रहती है गवर्नमेंट के। अब कुछ नहीं छिपा है, हर एक की लोकेशन पता है, कौन कहाँ क्या है। पहले तो ऐसा था कि जिसके जेब में मोबाइल है या घर में मोबाइल है उसकी जीपीएस भी है, बस समझ लो। चलिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ में उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से पृथ्वी जो है जब अलग हुई 4 मिलियन ईयर एगो, 4 बिलियन ईयर एगो, तो वो बहुत गर्म थी। सबसे पहले इतनी हॉट थी वो
कि उसमें जितनी भी मेटल्स थी या नॉन मेटल्स थी, ऑल आर इन गैसियस स्टेट। सब किस स्टेट में थी? गैसियस स्टेट में थी। चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सेंट्रांसियम हो, बेरियम हो, कोई भी हो, वो सबके सब किस रूप में थे? गैसियस रूप में थे। क्लियर? टेम्परेचर वेरी हाई, टेम्परेचर वेरी हाई। अब ये जितने भी पदार्थ थे, इनमें सबसे तेज, सबसे रिएक्टिव कौन है? जानते हैं? जितने एलिमेंट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था? राइट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन थी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव थी। ठीक है। और कुछ नॉन रिएक्टिव थे, कुछ लेस रिएक्टिव थे। ठीक। अब भैया आप देखिए, अर्थ की, हम अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे पहले, और फिर उसके बाद जो ज्यादा हैवी मेटल थे, क्या थे? ज्यादा हैवी मेटल थे और नॉन रिएक्टिव थे, वो सेंटर की तरफ इकट्ठे हो गए। जो उससे कम हैवी मेटल्स थी लेकिन रिएक्टिव थी, वो उससे ऊपर की तरफ आई। चाहे वो मेटल, नॉन मेटल, इज नॉट ए मेटल। और उससे और हल्के, वो सबसे ऊपर की क्रस्ट में आ गए। और जो बिल्कुल हल्के थे, वो गैसियस रूप में ही रहे, गैसियस रूप में ही रहे। चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, इस तरह की गैसेज हैं जो हल्की हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन मिलती है ऑक्सीजन के साथ तो बना लेती है वाटर। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ आई तो उसने कहा भाई ठीक है, ये बन गया पानी। जब ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आई तो उसने बना लिया अमोनिया। जब ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ आई, उसने बना लिया मीथेन। इसने क्या बना लिया? ये सारा का सारा नहीं बना। तभी आप सोचते सारे चेंज हो गया, नहीं, कुछ हिस्सा हमेशा नॉन रिएक्टिव फॉर्म में रहे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी थी, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलती है तो बनती है H। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन से मिला तो क्या बनाया? H। ठीक है। ये कैसे वायुमंडल में थी। टेम्परेचर इज वेरी हाई। जब इतना हाई था तो भैया ये वेपर रूप में, क्योंकि टेम्परेचर हाई का मतलब 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा? वेपर आ जाएगा। ये तो आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलने वाला। तो दे आर वेपर इन वेपर फॉर्म। करोड़ों वर्ष लगते हैं टेम्परेचर को ठंडा होने में। आपकी पृथ्वी एकदम नहीं तैयार होगी कि आज थी और कल होगी, नहीं। टेम्परेचर जब डाउन आना शुरू होता है, तब ये वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है। अब टेम्परेचर की बात भी आ जाओ, अगर हम करें, पूरी पृथ्वी पर इवन नहीं है, ओड है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो वही कंडीशन उस समय में लिखो। कहीं पे टेम्परेचर डाउन गया तो डाउन गया तो भैया वेपर बनी, बरस गए। फिर दोबारा क्योंकि टेम्परेचर तो अभी हाई है, फिर वापस वेपर बनी, फिर बरसी, वापर बनी, फिर बरसी, वेपर बनी, फिर वेपर बनी, फिर चल रहा है, आज तक चल रहा है, अब भी यही चल रहा है। आती है ना बारिश, आती है ना जी, इसी पानी से तो आती है। तो वो प्रोसेस आज भी लगातार गतिमान है, पानी की भाप बनना और उसके बाद उसका बरस। लेकिन इससे एक चीज है, जो अर्थ था, अच्छा अर्थ में क्या है? अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ घूर्णन भी कर रही है ना? और जब आप रखते हैं कोई चीज गोल घुमाते हैं तो आप देखते हैं कि चीजें सेंट्रलाइज हो जाती। तो उसी हिसाब से इसके जितनी भी मेटल्स वगैरह थी, वो सब सेंट्रलाइज हो गए। अब आप देखते हैं कि ये चीजें, अगर लोहा लेना हो तो आपको वायुमंडल से नहीं मिलता, जाना पड़ता है खान में।
है ना। तांबा लेना हो तो और गहरी खोदनी पड़ेगी। तो मैंने मतलब जैसे जैसे मेटल का हैवीनेस है वैसे वैसे उसकी अर्थ में पोजीशन है। कार्बन है ऊपर मिल जाएगी, कार्बन कैल्शियम वगैरह है, इनकी चट्टाने जो है ऊपर मिल जाएंगी। तो उसी हिसाब से आपकी जो अर्थ क्रस्ट में विभिन्न लेयर हैं वहां पर उन एलिमेंट्स की स्थिति मिलती है। तो ये बात ओपेरिन की थ्योरी को प्रूव करती है कि ओपेरिन ने जो बात कही है कि भाई हम अर्थ क्रस्ट को भी देखें तो उसमें भी मेटल्स का कॉम्बिनेशन ऐसा ही है जैसा वो बता रहे हैं। ठीक। अब कीमोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। कीमोजेनेसिस एंड जो दो बातें हैं अलग। कीमोजेनेसिस में केमिकल का इवोल्यूशन है, मैंने कहा था ना दो इवोल्यूशन पढ़ेंगे हम, एक केमिकल्स का इवोल्यूशन और एक लाइफ का इवोल्यूशन। बायोजेनेसिस में पढ़ेंगे लाइफ का इवोल्यूशन। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स आपस में ही रिएक्ट किए, ये मॉलिक्यूल्स ने भी आपस में क्या किया और कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए। क्या बनाए? कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड बना दिए। क्या बना दिए? एमिनो एसिड बना दिए, फैटी एसिड बना दिया, ग्लिसरीन बना दिया और शुगर मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब जो इन्होंने बोला, अब साइंटिस्ट ऐसे थोड़ा मान लेते हैं कि भाई ये कहानी सुनाता रहेगा और हम मानते रहेंगे। मान लेते हैं क्या? कैसे मानते हैं? प्रूफ से। प्रूफ कैसे किया जाता है? एक्सपेरिमेंट करके। यही तो साइंटिफिक तरीका है कि भाई कोई चीज आपको प्रूव करनी है तो साइंटिफिक उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कीजिए। एक्सपेरिमेंटली आपने प्रूव कर दी, ठीक है भाई आपकी बात मानेंगे। कल को कोई तीसरा आया उसने और प्रूव कर दिया तो उसे मान लेंगे। वहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट प्रूफ ये नहीं है साइंस में कि हमेशा एक बात ही सत्य रहेगी। आज जो सत्य है कल हो सकता है उससे बड़ा सत्य आ जाए, परसों और उससे बड़ा आ जाए। तो इसलिए चीजें बदलती रहे। तो भाई उन्होंने कहा भाई देखे तो ये जो ओपेरिन और हार्डन बोल रहे हैं सही भी बोल रहे हैं नहीं। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं स्टैनले मिलर। कौन हुए? और उनके एक गुरु थे यूरे। उन्होंने कहा भाई ठीक है एक्सपेरिमेंट करके देख। जो ये ओपेरिन और हार्डन बोल रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक विशेष उपकरण बनाया। क्या बनाया बेटा? स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। स्टैनले मिलर का प्रयोग पढ़ा है? कितने बच्चों ने पढ़ा है स्टैनले मिलर का प्रयोग? कुछ बच्चों ने स्टैनले मिलर का प्रयोग पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कितने बच्चों ने पढ़ा है बताओ? कोई बच्चे की दृष्टि में आंखों में मुझे आशा नहीं दिख रही। कोई बताए। हैं? स्टैनले मिलर ने ओपेरिन की थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट जानते हैं। उन्होंने क्या काम किया कि एक बेटा चैम्बर नुमा थोड़ा सा बनाऊंगा तो रफ ही, लेकिन थोड़ा सा रफ बनने में थोड़ा सा लग सकता है टाइम। एक चैम्बर बनाया उन्होंने कठोर सा, और उस चैम्बर के अंदर आर्टिफिशियली लगभग वैसा ही टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, इतना 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है उन्होंने
हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड से उत्पन्न किया। हाँ जी, 800। थोड़ा रफ बना रहा हूँ मैं, तो उसमें समझ जाना क्या कहाँ क्या है। गली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो समझ जाना कि वो सीधी है। बाकी सही बनाने की स्टैनली मिलर ने एक अपना apparatus तैयार किया। उस apparatus में उन्होंने एक चैम्बर लिया स्ट्रॉन्ग, उस चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जिससे कि उसके अंदर 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को क्रिएट कर सके, और उसके अंदर मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर 2:1:2 की रेशो में उन्होंने 2:2:2 में लिया, और नीचे की तरफ एक कंडेंसर लगाया जो इस वेपर को ठंडा कर सके। फिर उसे एक ट्रैप में से गुजार कर वापस जहां से वाटर वेपर का सोर्स था वो उन्होंने लगा, एंड कहा कि भाई देखो, स्टैनले मिलर ने कहा कि भाई ओपेरिन जी जो बता रहे हैं हम उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, करके देख रहे हैं कि जो वो बात बता रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स बने भी या नहीं बने, उनकी बात को प्रूव करने के लिए। तो यूरे एंड स्टैनले मिलर ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। 7 दिन तक इस एक्सपेरिमेंट में निरंतर कार्य होता रहा ऐसे ही। आफ्टर 7 डेज यहां पर एक इस ट्रैप में एक सब्सटेंस एकत्र हुआ जिसे कहा गया कि जिसे लाल रंग का एक सब्सटेंस था। इसमें एक क्वेश्चन बनता है और बच्चे यहां गलती कर जाते हैं। लाल रंग का था, क्या था? तो उसमें क्वेश्चन क्या बनता है देखो मैं बता दूं और फिर उसका यहीं पे निराकरण कर दो, बच्चे कहां गलती कर देते हैं। ये वास्तव में इट इज ए एमिनो एसिड। क्या है ये? एमिनो एसिड। ये एक तरह का एमिनो एसिड्स है, मिक्सचर है एमिनो एसिड्स का। एमिनो एसिड्स का क्या है? मिक्सचर है। तो क्वेश्चन आता है, स्टैनले मिलर ने सिंथेसाइज किया था सुगर्स, लिपिड्स, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड और रेड सॉल्यूशन। तो बच्चे जल्दबाजी में उन्हें रेड, बाकी तो याद रहता नहीं, रेड सॉल्यूशन जरूर याद रहता है, तो रेड सॉल्यूशन पे टिक कर देते हैं और गलत हो जाती है ना। तो मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक।
और 7वें दिन स्टैनली मिलर को उसके ट्रैप में एमिनो एसिड मिल गए। ये एक क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट था जिसे बहुत ख्याति प्राप्त हुई और इवन स्टैनली मिलर को बाद में इसके लिए प्राइज भी दिया गया, है ना। और क्योंकि एक बिल्कुल एक ऐसी थ्योरी को मानने के सपोर्ट में एक एक्सपेरिमेंट था जो बिल्कुल अलग थी, उस टाइम पे लोगों के गले नहीं उतर रही थी वो बात। उसके बाद और भी साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए और अलग अलग पदार्थ लेके अलग अलग पदार्थों को सिंथेसाइज किया और ऑपेरेन और हार्डेन की थ्योरी पर मोहर लगा दी कि वो जो बोल रहे हैं, जो वो बात कह रहे हैं, वो उन्होंने प्रूव की है, वो बिल्कुल सत्य है। तो ये बात साबित हो गई कि भैया केमिकल भी सबसे पहले सब्सटेंस बनने प्रारंभ हुए, लेकिन अभी तक केवल एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड यू नो क्या है एमिनो एसिड की खास बात? एमिनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। इसकी यूनिट है। एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन का जब निर्माण हो गया, यहीं से एमिनो एसिड के निर्माण होने से ही क्रिएशन, लाइफ के निर्माण की पहली जो सीढ़ी है वो खुलनी प्रारंभ हो। भिन्न भिन्न तरह के एमिनो एसिड्स समुद्र के पानी में थे। ठीक, यहां से क्या परिवर्तन है यहां होने के बाद? इसमें ओपेरेन और एक साइंटिस्ट हुए सिडनी एफ फॉक्स, जो थ्योरी आई। अब देखो लाइफ के लिए क्या जरूरी होना था। लाइफ के लिए जरूरी होना था, नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट। इट मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने उनका कंप्लीट और पार्शियल विभेदी अलग होना चाहिए, वो यानी उससे डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म होना चाहिए। पहला पॉइंट ये। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सप्लाई क्या मिले? कंटिन्यूअस मिले। एंड नंबर 3, continuous supply of a substance which is self replicate। ऐसा कोई सब्सटेंस तैयार हो जो क्या कर सके? सेल्फ रिप्लीकेट कर सके। सेल्फ रिप्लीकेट जानते क्या होता है? क्या होता है? अपनी जैसी प्रतिकृति बना है। ऐसे तो ऐसी चीज तो एक ही है, न्यूक्लिक एसिड। यह चीज कौन है? न्यूक्लिक एसिड। आपने पढ़ा है ऐसी कौन चीज है जो सब सेल्फ रिप्लीकेटेड है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के पढ़े आपने? 2। कौन कौन से? आरएनए, डीएनए। आरएनए एंड डीएनए। कौन पहले बना? आरएनए या डीएनए? हाउ यू नो? आरएनए पहले कैसे बना? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आरएनए पहले बना? अपने प्रूफ में कुछ तथ्य दो। आरएनए बना है डीऑक्सी रिबोस सुगर, सॉरी रिबोस शुगर से। और डीएनए बना है किससे? इन दोनों में कौन सी शुगर सिंपल, कौन सी कॉम्प्लेक्स है? बहुत सिंपल है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स पहले बने, तो इसलिए आरएनए में सिंपल शुगर यूज हो रही है, तो आरएनए पहले बना। डीऑक्सी रिबोस शुगर उसके बाद बनी, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स बाद में बने। अब एक और सी आपका, आरएनए डीएनए बना सकता है, डीएनए आरएनए बनाता है, आप जानते हैं। क्या आरएनए भी डीएनए बना सकता है? तो एक थ्योरी, आप भाई आरएनए बन गया तो आरएनए से डीएनए बना, इसका मतलब इट मींस ये है क्या बना सकता है? हैं? बना सकता है। क्या कर सकता है? बना सकता। ठीक है, और ये बना। क्लियर? तो भैया सबसे पहले तो आइसोलेशन कैसे हो? आइसोलेशन होने के लिए तो भैया मेम्ब्रेन की जरूरत है। जब तक किसी ऑर्गेनिक जो सॉल्यूशन वहां पड़ा है, सूप जिसे कहा, हॉट सूप कहा गया, क्या कहा गया? हाँ, डाइल्यूट हॉट सूप जिसे कहा गया लाइफ का।
इसका आइसोलेशन होना जरूरी है। तो यहां पे भी दो थ्योरी है, एक ओपेरन की थ्योरी, एक सिडनीएफ फॉक्स की थ्योरी। मैंने कहा ना कि अगर ओपेरन सारी बात को लेके चलेंगे तो जरूरी नहीं कि ओपेरन की सारी बातें मानी जाए, उसमें जो भी ज्यादा श्रेष्ठ बात होगी वो मानी जाए। ओपेरन ने अपने टाइम में कहा कि भाई ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोए सर्वेट्स बने। क्या बने? कोए सर्वेट, कोए सर्वेट्स। और सिडनी एफ फोक्स ने कहा कि माइक्रोमियर्स बने। क्या बने? माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रोस्फीयर्स बने। दोनों में अंतर क्या? कोई सर्वेट्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं हो, कोई सर्वेट्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं हो, तो फिर आइसोलेशन कैसे? आइसोलेशन में ये जो ऑर्गेनिक सूप था ना बेटा, इसके चारों तरफ वाटर की एक पतली फिल्म बन, वाटर की एक पतली फिल्म बन। ये कहा ओपेरन। सिडनी एफ फोक्स ने कहा कि नहीं, और इन्हें कोई सर्वेट्स कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? कोई सर्वेट्स। लाइफ का कोई प्रमाण इसके अंदर नहीं है। ये कह रहे हैं सिडनी एफ फोक्स की भैया बाहर जो है एक मेम्ब्रेन बनी, एक मेम्ब्रेन बनी, रफ मेम्ब्रेन बनी। और इस मेम्ब्रेन ये इतनी रफ थी कि कुछ ही पदार्थों को अपने भीतर से आर पार जाने की अनुमति देती थी। यानी एक रफ आइसोलेशन, एक प्रिमिटिव आइसोलेशन के रूप में एक मेम्ब्रेन जो है इनके चारों तरफ बने। इसमें सिडनी फॉक्स की थ्योरी को वैज्ञानिकों ने ज्यादा प्रेफरेंस दी। इस थ्योरी को उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ओपेरन यहां तक ठीक चले, लेकिन कोई सर्वेट से ज्यादा माइक्रोस्फीयर वाली थ्योरी जो है ज्यादा प्रभावी है। तो माइक्रोस्फीयर्स ही आगे लेकर लाइफ को लेकर बढ़ने वाले हैं। ये प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब आइसोलेशन तो हो गया, आइसोलेशन के बाद दूसरी चीज क्या आई? दूसरी चीज क्या आई? मैंने तीन बातें बताई थी ना, तीन जरूरी है लाइफ के लिए। एक तो आइसोलेशन, दूसरा क्या बताया था? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सेल्फ रिप्लिकेट सब्सटेंस। अब ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, क्योंकि एमिनो एसिड आ गए थे, क्या आ गए थे? एमिनो एसिड्स भी थे, शुगर भी थे, दूसरे सब्सटेंस भी थे, तो यहीं पर प्रोटीन जो है के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड के निर्माण की प्रक्रिया का शुभ आरंभ होना शुरू हो। रिबोस शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड प्यूरिन एंड पिरामिड, प्यूरिन एंड पिरामिड मिलने शुरू हो। ठीक, और एक न्यूक्लिक एसिड बन के आया जो पावर रखता था सेल्फ रिप्लिकेशन की, अपने जैसे शक्ति बना। नंबर एक है, लेकिन एनर्जी चाहिए थी। अब ये एनर्जी के लिए तो क्या चाहिए? एनर्जी का सोर्सेज यहाँ पे तो केमिकल है। क्या है? केमिकल्स के अलावा तो और कोई एनर्जी नहीं है। तो अब इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, चूंकि टेम्परेचर अब डाउन होना शुरू हो गया था, टेम्परेचर क्या होना शुरू हो गया था? और डाउन होते होते टेम्परेचर 80 डिग्री सी के आसपास जब पहुंचा, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने खत्म हो गए। इनका बनना क्या हो गया? बंद हो गया। क्योंकि अब तक तो इसलिए बन रहे थे कि अल्ट्रावायलेट रेज थी, इरप्शन था, वोल्केनोज इरप्शन था, सन एंड अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी थी, तो ये तीनों एनर्जी मिलके इस काम को कर रही थी, एनर्जी मिल गई। लेकिन टेम्परेचर धीरे 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 डाउन हुआ, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बनना क्या हो गया बेटा? बंद हो गया। जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनने बंद हो गए, तो भैया अब तो जितने बन गए उनसे ही काम चलाना है। अब ये आइसोलेशन से समुद्र के पानी में उनकी कमी पड़नी शुरू होगी, क्योंकि अब आइसोलेशन होना शुरू हो गया। अब एनर्जी ली कहां से जाए और कैसे ली जाए? अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम कि मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी कहां से मिले। इसके लिए हुआ ये कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो कम हुए थे, इनऑर्गेनिक तो थे। तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे उनकी बॉन्डिंग टूटने से, उनकी बॉन्डिंग टूटने से जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी का उपयोग
उन्होंने किया अपनी बाइंडिंग के लिए रिप्लिकेशन। ठीक, तो यानी एनारोबिक हुई है क्योंकि इसमें अभी तक कहीं पे भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं। नंबर नंबर दो, एनर्जी जो है जो आ रही है वो आ रही है हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, क्योंकि इसमें किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण नहीं हो रहा है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो हिट्रोट्रोप्स है। अब हिट्रोट्रोप्स में भी तो भैया मैंने कहा ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस अब खत्म हो गए। जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस खत्म हुए तो जरूरत पड़ी कि भैया ऑटोट्रोप्स की तरफ एनर्जी करने के लिए हमें ऑटोट्रोपिक होना पड़ेगा। ऑटोट्रोपिक होने के लिए जरूरी है एक और केमिकल बाइंडिंग चाहिए, एक और कंपोजिशन ऐसा चाहिए जो क्या बना सके, क्रोमेटोफोर बना सके, क्लोरोफिल बना सके। जो सल्फर बैक्टीरिया है वो कीमोसिंथेटिक है। देखो दो तरह के आपने पढ़ा है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो है जो केमिकल से एनर्जी ले रहे हैं, फोटोसिंथेटिक वो है जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले रहे हैं, लाइट से एनर्जी ले रहे हैं। अब यहीं पे ऑटोट्रोप्स होने के लिए फोटोसिंथेटिक होने की भी आवश्यकता थी, और फोटोसिंथेटिक होने के लिए था जरूरी कि भैया क्या बने, क्रोमेटोफोर्स बने, ऐसी कोई संरचना बने जो कि फोटोसिंथेसिस कर सके। अब उसके लिए क्या आया भाई, इसके लिए दो चीजें हैं। ये जो बता रहे हैं ना ये सारी कहानियां, अब इनके एविडेंस मिलते रहे। इनके एविडेंस किससे मिलते रहे, फॉसिल्स के रूप में, माइक्रोब्स मिलते रहे फॉसिल्स के रूप में। जैसे साइनोबैक्टीरिया मिले, क्या मिले, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स है, क्या है, ऑटोट्रोप्स हैं और प्रोकैरियोट्स हैं। अभी झिल्ली नहीं आई है, ऑटोट्रोप्स हैं एंड प्रोकैरियोट। जैसे ही ऑटोट्रोपिक मूवमेंट आया एक क्रांतिकारी परिवर्तन फिर हुआ। जब तक ये ऑटोट्रोप्स नहीं थे, जब तक इनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन का ये इस्तेमाल कर रहे थे वो वाटर से नहीं आ रही थी, वो हाइड्रोजन आ रही थी H2S जैसे सब्सटेंसों से, HCN जैसे सब्सटेंसों से। इसलिए वायुमंडल में हाइड्रोजन तो उनकी पूरी होती है एनर्जी के लिए, लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, सल्फर मुक्त हो रही थी। तो सल्फर बैक्टीरिया इसके उदाहरण है जो केमिकली सिंथेटिक करते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन वायुमंडल में आई, दो बात याद, एनारोबिक से एरोबिक होने शुरू हुए, और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर हाइड्रोजन। और वो आई कैसे, जब पानी का इस्तेमाल उन्होंने किया है जे किसके लिए, पानी का इस्तेमाल किसके लिए किया, हाइड्रोजन लेने के लिए प्लांट्स ने। और ये तभी संभव हुआ जब एनर्जी का सोर्स केमिकल ना होकर फोटोन हुआ। क्लियर। तो भैया अब हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के यूज करने से ऑक्सीजन कर दी उन्होंने मुक्त, वायुमंडल में हो गई ऑक्सीजन। अब वायुमंडल का टेक्सचर बदल गया। पहले जब हम शुरू हुए थे वहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थी, तो हाइड्रोजन का ज्यादा होना रिडक्शन, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट है। अब चूंकि ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ रही थी तो वायुमंडल में क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग होता चला गया। ऑक्सीडाइजिंग हुआ तो भैया प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ बनने का रास्ता भी क्लियर हुआ, ज्यादा एनर्जी। अब यहां पे भी थ्योरी प्रोकैरियोट्स पर, कितनी थ्योरी है, एक थ्योरी क्या है, एक थ्योरी ये है बेटा कि पहले से किसी प्रोकैरियोटिक सेल ने एक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया लेकिन उसे डाइजेस्ट नहीं किया, और वो बैक्टीरिया जब अंदर आया तो वो रिप्लिकेट करने लगा, अपने ऑर्गन्स बनाने लगा, तो जिससे प्रोकैरियोट से एक यूकैरियोट सेल क्रिएट हो गई। क्योंकि उसने खाली बैक्टीरिया लिया था तो वो एनिमल सेल आई। अब ऐसी एक प्रोकैरियोट ने बैक्टीरिया भी एनगल्फ किए और साइनोबैक्टीरिया भी किए, और दोनों को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो साइनोबैक्टीरिया में चूंकि क्रोमेटोफोर है तो एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल क्रिएट हो गई। एक थ्योरी तो ये।
इसे ज्यादा तूल नहीं दिया जाता। एक दूसरी थ्योरी भी है, एंगल्फ थ्योरी। उसमें कहा गया कि भैया जो प्रोकैरियोट्स थे उनकी जो मेम्ब्रेन बनी थी वो अंदर की तरफ अनफोल्ड हुई, और अनफोल्ड होके जैसे ये हुई फिर बंद, और ये जगह जगह से हुई। और जब ये अनफोल्ड हो गई तो इसने अपने ऑर्गेनेल्स बना लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमेटोफोर्स बना लिए। इस थ्योरी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये बनी कौन सी सेल्स? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट सेल्स बन के अस्तित्व में आई, यूकैरियोट सेल बन के अस्तित्व में आई। इस प्रकार बेटा ये जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, जिसमें लाइफ का पहला स्ट्रक्चर सेल क्रिएट बन के तैयार हुआ ओपेरिन के द्वारा, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के नाम से जो जानी जाती है, वो हमारे को बताती है कि इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। हालांकि इस थ्योरी में अभी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे वैज्ञानिकों को अभी भी ऑब्जेक्शन है, तो वो धीरे धीरे और इवोल्यूशनरी कंडीशन में आगे बढ़ रहे हैं और इसको प्रूफ कर रहे हैं, या कोई नई चीज इसमें अगर ऐड होने वाली है तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं, जिससे इस थ्योरी को प्रूफ किया जा सके पूरी तरह से। इज दैट क्लियर? इसमें कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, पूछिए। जी। हाँ जी। एंजाइम थ्योरी में हाँ सर जी एक तो नॉर्मल वाली बताई आपने वो हाँ, वो कैरियोट टाइप कुछ ना फैगोसाइट्स कर लिए हमने। और सर एंगल थ्योरी में थायक में सभी में या खाली फोल्ड हुई है। मेम्ब्रेन फोल्ड हुई, खाया यहाँ खाना तो कहा ही नहीं मैंने। हाँ ये बाहरी मेम्ब्रेन ये फोल्ड हुई, फोल्ड होके बंद हो गई, ये बंद होकर साइटोप्लाज्म में आ गई, और फिर इसने अपना ऑर्गेनल क्रिएट। कोई प्रश्न तो मैं पूछ लूंगी, तुम नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा, है ना? ये बच्ची मुझे नहीं दिखाई दे रही है, वो पीछे। आप, क्या नाम है आपका? सर जी कुछ बच्चे नए हैं आज। कुछ बच्चे नए हैं आज, कोई बात। थोड़ा सा ये लेसन, देखिए मैंने थोड़ा सा इसे आपको कंसर्न करके पढ़ाया है ना, कंसर्न करके पढ़ाया। ये वो थ्योरी मैंने बताई है जो लाइफ के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। इसमें से कुछ बातें हमारी एनसीईआरटी ने स्पष्ट कही है, कुछ बातों को इशारा करके छोड़ दिया है, कुछ बातों को इशारा करके क्या किया उसने, छोड़ा है। तो मैंने उन दोनों चीजों को मिक्स करके ये आपके सामने पेश कर दिया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मन में जो जिज्ञासा रहती है लाइफ ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, वो आपकी जरूर शांत हुई हो, है? अब इवोल्यूशन का मैंने कहा है, अब इवोल्यूशन में हम यूकैरियोटिक सेल थोड़ी ना है, हम तो यूकैरियोटिक सेल से होके एक होमो सैपियंस आपके सामने खड़े हैं, बैठे हैं हम आपस में, तो ये भी बने हैं, है ना? बने हैं कि नहीं बने? यस सर। अब भैया नई चीज आनी शुरू होनी चाहिए। ये ठीक है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर वाली क्या कहानी? यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर वाली क्या कहानी? यूनिसेलुलर जीव थे पहले, और फिर उससे क्या बने, तो ये कहां से आए, जानते हो? आपने कुछ जरूर ऐसे यूनिसेलुलर देखे होंगे जो कॉलोनियल हो गए, कुछ कॉलोनियल यूनिसेलुलर से नाम पता है आपको? कितने बच्चों को पता है? एक बच्चे को पता है, बीएससी में एडमिशन होगा तेरा जरूर। हाँ, जो कॉलोनी कॉलोनी बना के रहते हैं और यूनिसेलुलर हैं ऐसे कुछ प्राणी, हाँ। वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोना, क्लेमाइडोमोनास कॉलोनियल है सर जी। कॉलोनियल कहा है मैंने। अच्छा ठीक है कॉलोनी का मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं, वो समूह। यूनिसेलुलर है लेकिन क्या अलग अलग नहीं रहते, लेकिन क्या रहते हैं, समूह बना के एक जगह, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, इस तरह से साथ साथ रहते हैं वो। हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन, ये कॉलोनियल प्राणी। और जब ये कॉलोनी बनती है, और कॉलोनी बनने में एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होता है, और ये एग्रीगेशन ऑफ सेल, ये कोलोनाइजेशन ही आगे बढ़कर मल्टी सेलुलर का रास्ता क्लियर करता है। समूह बनता है कोशिकाओं का, और कोशिकाओं का समूह बन पे उन पे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग आ जाती है।
कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो वो यूनिसेलुलर से क्या बनने लगते हैं, मल्टीसेलुलर। आपने देखा होगा स्पॉन्ज, एक फाइलम पढ़ा है आपने, पोरीफेरा। क्या है पोरीफर्स में, पोरीफर्स का कैसा लेवल है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है पोरीफर्स का, है सेलुलर लेवल का है, समूह है एक कोशिकाओं का मात्र है, तो ये मल्टी सेलुलर है। और उससे आगे चलेंगे तो सिलेंट्रेट में घुसेंगे आप, सिलेंट्रेट में क्या आ गया है, टिश्यू लेवल बनने शुरू होगा। अब हम चल रहे हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ, है ना। जब डिवीजन ऑफ सेल्स आएगा, जब डिवीजन ऑफ सेल्स बनेगा, ग्रुप बनेंगे सेल्स के, तो कॉलोनाइज बन गई। फिर उसके बाद उन ग्रुप ऑफ सेल्स में भैया हम काम बांटेंगे, सारे ऐसे ना पड़े रहो भीड़ की तरह, सारे चल रहे तो एक तरफ, सारे चल रहे तो एक तरफ, ऐसा ना हो। कुछ कुछ काम करो, कोई दूसरे काम करो, तो एक लेबर का बंटवारा होगा, वर्क ऑफ डिवीजन होगा। वर्क ऑफ जब डिवीजन होगा सेल्स के ग्रुप का बनके, तो वो टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे, टिश्यू और ऑर्गेनाइज होंगे आपस में, तो क्या बनाएंगे वो, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज होंगे, तो पूरा ऑर्गन सिस्टम बना के, और ये ऑर्गन सिस्टम भी कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे, तो लाइफ को आगे और एडवांस बनाते चले जाएंगे। तो अंदर से इरप्ट करते जा रहे हो, जो सिंपल चीजें हैं उन्हें इरप्ट करके और विकसित करते जा रहे हैं, ये ही इवोल्यूशन है। द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जानते क्या होती है, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन जानते क्या होती है, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। इंडिविजुअल नहीं है यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इंडिविजुअल में इवोल्यूशन नहीं देखा जा सकता, इवोल्यूशन देखा जाएगा किसमें, पॉपुलेशन में। तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन कौन है बेटा, पॉपुलेशन। ये पॉइंट ना याद कर लो, आता है क्वेश्चन इस पे, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, बच्चे इंडिविजुअल पे मार के आते हैं खट से, पॉपुलेशन है यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। और रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन क्या है, कच्चा पदार्थ इवोल्यूशन का क्या है, वेरिएशन। क्या है, हाँ, तो लिखिए रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन इज वेरिएशन। लिखो ये लाइक पॉइंट, इसमें सवाल निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कहानी चल रही है लेकिन सवाल आते रहते हैं बीच में। रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन इज वेरिएशन, एंड द सोर्स ऑफ वेरिएशन इज, वेरिएशन का सोर्स क्या है, म्यूटेशन। द सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन, है ना। चेंज इन न्यूक्लिक एसिड कॉम्बिनेशन, न्यूक्लिक एसिड के कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाए। क्लियर, 3 पॉइंट क्लियर हुए सब बच्चों को या नहीं हुए, किसको नहीं हुए वो बताए मुझे, फिर आगे बढ़े हम। वेरिएशंस होंगी तो ही तो इवोल्यूशन होगा, तभी तो हम इवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। वेरिएशन नहीं होंगी तो हम इवोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, है ना। मानते हो इस बात को या नहीं मानते, वेरिएशन चाहते हैं। चलिए, फ्रांसिस्को रेड्डी का नाम किस थ्योरी के साथ जुड़ा है, फ्रांसिस्को रेड्डी, हाँ, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक क्रिएशन। बेटा थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक क्रिएशन के बारे में तो जब भी थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक क्रिएशन आए तो उसमें ध्यान आ जाना चाहिए धर्म गुरुओं के। स्पॉन्टेनियस वेरिएशन, फ्रांसिस्को रेड्डी क्या पर एक्सपेरिमेंट किया था फ्रांसिस्को रेड्डी ने, मीट वाला, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था मीट वाला,
मीट उबाला था उन्होंने? अच्छा, ये बताओगे मीट उबाला था उन्होंने? सर जी उन्होंने कहा था कि सत्य जीव से उन्होंने स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी का विरोध अपोज किया था, उसका अपोज किया था उससे, है ना, फ्रांसिस वॉन हेलमांट का नाम है। जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ बच्चे, ये तो ठीक है, ये तो प्रॉपर है, बता नहीं पा रही, लेकिन क्लियर है कि भाई कहाँ है वो, है ना। वॉन हेलमांट ने क्या किया था? स्पॉन्टेनियस थ्योरी को क्या किया था? सपोर्ट। अरस्तु द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, क्या कर रहा है? किसे सपोर्ट कर रहा है? स्पॉन्टेन। देखो कितना बड़ा आदमी जिसे इतनी बड़ी उपाधि दी हमने, लेकिन वो वहां पे गलत हो गए। देखो साइंस की यही मजा है, साइंस में यही एक अच्छी बात है, जो जितना काम करता है उसे उतना सम्मान देते हैं। और विरोध का मतलब वैचारिक विरोध होता है, यहाँ व्यक्तिगत विरोध नहीं होता। जो बात उनकी गलत है वो गलत कही गई, जो बात सही है उसके लिए उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बना दिया, है ना। लेकिन जो बात उनकी गलत थी वो नहीं मानी। तो यही एक साइंटिफिक तरीका है चीजों को कहने का, रखने का, प्रूव करने का। फरहान खड़े हो जाओ। लुई पाश्चर का नाम सुना है? लुई पाश्चर का नाम आज तक नहीं सुना तुमने? लुई पाश्चर तो बेटे, अगर मैंने आज ये प्रयोग कराया नहीं सुना, तो इसके अलावा भी लुई पाश्चर बहुत जगह आता है, वो भी फादर है कहीं ना कहीं का। लुई पाश्चर नाम नहीं सुना? आज तू लेट आया था क्या? अच्छा लेट आया था, बैठ जा फिर। किसने सुना लुई पाश्चर का नाम? उस बच्ची ने सुना है। हाँ बेटा तू बता, क्या कहाँ सुना? अभी सुना? किस बारे में सुना? उन्होंने क्या काम कर दिया? क्या महान काम किया उन्होंने? क्या बोली? हमारी दीदी लाइफ कम फ्रॉम लाइफ कम फ्रॉम रिएक्ट प्री एग्जिस्टिंग। मतलब जो पहले से ही लाइफ है उससे ही कुछ टाइप है। आई है, बिल्कुल ठीक बात कही है उसने। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए तो था उनका नाम, लेकिन इससे ज्यादा इस बात के लिए था, उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, इसलिए उनकी ज्यादा वैल्यू है ना। एरिनियस एंड होइल ने कौन सी थ्योरी दी थी? एरिनियस एंड होइल, कौन बताएगा? आज का ही सुन रहा हूं मैं जो पढ़ा है। कॉस्मोस थ्योरी कौन सी दी थी? अच्छा, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या केमिकल इवोल्यूशन किसने दी थी? सर जी ओपेरिन और AI ओपेरिन, अलेक्जेंडर ओपेरिन एंड हॉल्डेन, है ना, एंड हॉल्डेन। किसने सबसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया सबसे पहले कि भैया ओपेरिन एंड हार्डेन की थ्योरी सही है? हैं? आप जानते हैं हार्डेन जो हैं, जिन्होंने थ्योरी दी थी, इंडिया में फंस गए, भुवनेश्वर में रहते हैं वो। हाँ, इंडिया में फंस गए हैं आके तो। हाँ, चलो सर जी हाँ, मिलर और यूरे ने स्टैनले मिलर एंड यूरे। ठीक है, क्लियर? आप कोई प्रश्न है? इसे बंद तो हो गया टाइम। तो बच्चों